हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं एक और नया चैप्टर क्लास 10th का इकोनॉमिक्स से हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन। बहुत ही सिंपल चैप्टर है और मेरे हिसाब से जब इस चैप्टर को आप एक बार पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे कंसेप्ट नहीं है जो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करें। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इंडियन इकोनॉमी पे, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। हालांकि ये जो ग्लोबलाइजेशन वर्ड है ऑलरेडी आपने इसके बारे में कई बार सुना होगा और इवन आप जानते भी होंगे इसके बारे में, बट थोड़ा सा क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में है और इसको थोड़ा सा हमें डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड सेकंड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे इसमें से, और एनटीएससी की बात करूं तो इसमें से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू। तो इन दोनों चीज़ों को क्लियर करते हुए और चैप्टर की कुछ कंसेप्ट जो बचे कुचे हैं उसको देखने के लिए आज से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर होने वाला है दैट इज जस्ट फॉर एन इंट्रोडक्शन, ओके, एंड नथिंग मच इन दैट। आप डेफिनेशन पढ़ेंगे इसके अंदर, आप ये पता लगाने की कोशिश करेंगे आखिर ग्लोबलाइजेशन होता क्या है और ग्लोबलाइजेशन के साथ में क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूं, ग्लोबलाइजेशन को बहुत आसान शब्दों में समझाऊं तो मान के चलो कि अगर कोई कंट्री ए है और अगर कोई कंट्री बी है, इनके बीच में इकोनॉमी का एक्सचेंज होना शुरू हो जाए तो ये एक ग्लोबलाइजेशन है, मतलब अ काइंड ऑफ पार्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। और जैसे आपको यहां पर दिख रहा होगा, एक नेशन, दूसरा नेशन, तीसरा नेशन, फिर ये इससे कनेक्ट हो रहा है, ये इससे कनेक्ट हो रहा है। इस थंबनेल का सबसे बेस्ट फायदा यही है कि आपको समझ में आ जाए कि केवल ये बी और ए पर ही खत्म नहीं हुआ है, ये कॉन्टिन्यूसली कनेक्ट करता जाएगा कंट्री को, पूरी ग्लोब्स को आपस में। ग्लोब पे जितने भी कंट्री सिचुएटेड है, ऑल सच विल बी कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड वी कैन से। ठीक है, बात समझ में आई? मेरे हिसाब से तो समझ में आ गई होगी, का इतना तो कोई टफ था नहीं इसमें। ठीक है, तो देखो बात समझो कि यहां पे हम बात कर रहे हैं कि ऐसे प्रोसेस की जिसमें वी विल कनेक्ट टू कंट्रीज इकोनॉमी। ठीक है, किसके थ्रू करेंगे? ट्रेड के थ्रू, ट्रेड के थ्रू, बिजनेस, ट्रेड, इनके थ्रू आप दो कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करते हो। जैसे मैंने कहा कि कंट्री ए इज देयर, कंट्री बी इज देयर, एंड नाउ दे आर इंटरकनेक्टेड विथ ट्रेड रिलेशन, कि वह एक दूसरे के साथ में ट्रेड रिलेशंस के साथ कनेक्टेड हो गए हैं। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? एक इंट्रोडक्शन है बहुत ही सिंपल सा। तो देखो यहाँ पे क्या बताया कि हमारी जितनी भी वर्ल्ड की इकोनॉमी है, आज हर एक इकोनॉमी एक दूसरे को कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है? क्योंकि हर एक इकोनॉमी, मतलब हर एक देश की अर्थव्यवस्था खुद के अंदर सारे के सारे सेगमेंट्स को नहीं रख सकती। एक रॉ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है, तो दूसरा इंडस्ट्रीज के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की यूनिट के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, एक के पास में बहुत अच्छा ह्यूमन पावर है, मैन पावर है। तो ऐसे में ये आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं और इसके कारण ये ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे सामने आया। मल्टीनेशनल कंपनीज या कॉर्पोरेशंस ये तेजी से बढ़ रही है, अपना जो बिजनेस है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फैला रही है। इसी के कारण आज जो वर्ल्ड है पूरे तरीके से एक हाउस बन चुका है, घर बन चुका है। हर एक कंट्री एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलर है, काफी ज्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी इस चीज का सपोर्ट करती है। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स आईएमएफ, ये ऑर्गेनाइजेशंस भी कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करती हैं। क्यों करती हैं? सो दैट एवरी कंट्री गेट द चांस टू बी द पार्ट ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, क्यों करती हैं? जिससे कि हर एक कंट्री के पास में चांस हो कि वो ग्लोबल ट्रेड में अपना हिस्सेदारी, अपनी जो प्रेजेंस है वो निभा सके। ठीक है, और तभी तो एक फेयर ग्लोबलाइजेशन देखा जा सकता है। तो ऐसा ही हुआ कि इंडिया पहले इस चीज़ में मतलब एक्साइटेड नहीं था, इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं था कि कुछ दूसरी वापस से कंपनीज हमारे यहाँ आए या हम वहाँ पर जाके किसी दूसरे कंट्री में बिजनेस करें। इंडिया वॉज नॉट सो मच इंटरेस्टेड, बट ऐसा हुआ कि हमने हमारी इकोनॉमिकल पॉलिसीज को थोड़ा सा रिफॉर्म किया। हमने हमारी जो इकोनॉमी थी उसको थोड़ा सा रिफॉर्म किया, और ये कब किया हमने? इन द ईयर 1991। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, जो उस टाइम पर हुआ करते थे हमारे यहां के फिनेंस मिनिस्टर। ठीक है, फिनेंस मिनिस्टर मान के चलें। बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि हमारे यहाँ पर, इस टाइम की बात कर रहा हूं मैं, जब हमारे यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस की गवर्नमेंट में फिनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे हमारे फॉर्मर पीएम। ठीक है, कौन थे वो?
श्री मनमोहन सिंह जी। तो उन्होंने क्या किया, यहां पर इंडिया के डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशन वो लेकर आए। और ये जो इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशन था, इसमें उन्होंने एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया ग्लोबलाइजेशन को, प्राइवेटाइजेशन को और लिबरलाइजेशन को। इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने अब मिक्स इकोनॉमी फॉलो करना शुरू कर दिया। देयर आर टू टाइप ऑफ इकोनॉमीज, द फर्स्ट वन इज कैपिटलिस्ट, सेकेंड वन इज सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट को आप ऐसे समझ सकते हो कि कैपिटलिस्ट का मेन इंटेंशन पैसा होता है, इनकम, जहां से उन्हीं चीजों का बिजनेस करो जो चीज आपको फायदा दे सके, उन्हीं चीजों पे फोकस करो, डेवलप उन्हीं चीजों करो जो कि प्रॉफिट मेकिंग हो। जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी इस बात पे बिलीव करती है कि जो सोसाइटी की नीड है उस चीज का प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग से ज्यादा हमारा काम सोसाइटी को डेवलप करना चाहिए। ये इस तरह का सेगमेंट होता था। पहले हम सोशलिस्ट मतलब आइडियोलॉजी वाले थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब 1991 के बाद में इस तरह की स्ट्रेटजीज या फॉर्मेशंस आए तो वी हैव अडॉप्टेड द मिक्स इकोनॉमी। हमारी अब जो इंडियन इकोनॉमी है वो एक मिक्स इकोनॉमी है, मतलब थर्ड कैटेगरी वी हैव क्रिएटेड, जिसमें कैपिटलिज्म भी है तो सोशलिज्म भी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी है तो वो सोशलिस्ट इकोनॉमी भी है, दोनों ही है। फिर इसके बाद में उस टाइम तक प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट सो मच डेवलप्ड, तो अब क्या किया गया, अब जब रिफॉर्मेशन आया तो प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया हमने, और अब प्राइवेट सेक्टर के पास में मौका था कि दे कैन ग्रो देमसेल्फ, नाउ दे कैन बी कंट्रोल्ड, दे कैन बी रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, उनको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व किया जा सकता है। गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने अब पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत सारे दूसरे बिजनेसेस को भी इंट्रोड्यूस किया, और इवन इसमें लोगों को भी मोटिवेट किया कि दे कैन ऑल्सो स्टार्ट समथिंग लाइक। अब ये जो स्ट्रेटजीज वी हैव फॉलोड, अब इस चीज का क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। अगर मैं सिंपल सी बात बताऊं तो जैसा मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने, मतलब उस टाइम के फॉर्मर, आप कह सकते हो उस टाइम के हमारे इस टाइम के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने ये जो चीजें की उसका क्या पॉजिटिव इंपैक्ट और क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, तो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉजिटिव वन। तो इसमें पहला है कि इससे क्या हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर डेवलपमेंट हुआ और इससे हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो इंक्रीज हो गया। जब आपने मौका दे दिया प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व होने का, और आपने मिक्स इकोनॉमी, मतलब पहले आपने उनको बाउंड कर रखा था कि आप वो चीज़ प्रोड्यूस करो जिसकी नीड है, अब आपने उनको खुला कर दिया कि भैया जो आपकी इच्छा है जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता हो वो प्रोड्यूस करो। तो ऐसे में इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी और इससे हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो भी बढ़ने लगा। अर्लियर वी वर इम्पोर्टिंग फूड ग्रेन्स, उस टाइम तक 1991 तक, इसके पीछे भी स्टोरी एक बहुत अच्छी कि इस टाइम तक क्या हुआ था, हमारे यहाँ पर जो फूड ग्रेन्स थे लगभग अबाउट टू फिनिश थे, खत्म हो गए थे। एंड ऐसा नहीं था मनमोहन सिंह जी है उनको इच्छा हुई कि अचानक से आज पॉलिसी रिफॉर्म कर देते हैं हम, ऐसा नहीं था। दैट वाज, मतलब आप कह सकते हो हमारी मजबूरी थी, दैट वाज आवर हेल्पलेसनेस। तो हमने क्या किया, हमने इस चीज को अडॉप्ट किया जस्ट बिकॉज ऑफ अमेरिका के पास से जो इंपोर्ट कर रहे थे हम फूड ग्रेन्स, दैट वाज नॉट राइट, मतलब, और उससे वो हमारा काफी ज्यादा चार्ज ले रहा था, काफी ऐसी चीजें हमसे एक्सेप्ट करवा रहा था जो शायद हमारे लिए सही नहीं थी। मतलब वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए अपने हिसाब से पॉलिसीज को मोल्ड कर देता था और हमें उसके बदले में फूड ग्रेन देता था। हमें वो चीज़ कहीं ना कहीं बेनिफिट नहीं मिल रहा था उस चीज़ का, एंड इस कारण से हमें इस चीज़ों को क्या करना पड़ा, अडॉप्ट करना पड़ा। उस टाइम तक हम प्रोड्यूसर नहीं थे अच्छे फूड ग्रेन्स के, और हमारी डिमांड रेगुलर बढ़ रही थी, हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी। इस कारण से जब पहले हम फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करते थे, नाउ हम अब सेल्फ सफिशिएंट थे, हमारे को अब जरूरत नहीं थी कि हम कहीं से इंपोर्ट करें। पता है क्या होता था उस टाइम तक, बड़े बड़े शिप्स होते थे, इन बड़े बड़े शिप्स में बहुत सारे फूड ग्रेन्स क्या करा जाता था, स्टोर किया जाता था, और उसको फिर काफ़ी लगभग 3-4 महीने लग जाते थे इंडिया पहुंचते। ठीक है, तो ऐसे में फूड ग्रेन्स काफ़ी ज़्यादा, तो मतलब उसमें मॉइस्चर आ जाता था, खराब हो जाता था, लेकिन फिर भी वी वर एक्चुअली फोर्स्ड टू ईट दैट, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। ठीक है, तो इस कारण से भी जब बात हमारे सर के ऊपर से चलने लगी तो हमने कहा कि भैया अब बहुत हुआ, नाउ द सिचुएशन विल बी चेंज्ड। इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखते हैं अपन कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर हुआ तो उतना नहीं हुआ जितनी हमें एक्सपेक्टेशंस थी, जितना हमने सोचा था उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ नहीं हो पाया। करप्शन भी बढ़ा, और जो भी वर्किंग हमारी कंडीशंस थी या फिर जो भी हमारा मैनेजमेंट था वो
एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही कि वो भी उतना ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ जितनी हमें एक्सपेक्टेशंस थी, जितना हम सोच रहे थे कि इन रिफॉर्मेशंस के बाद में ये चीज़ें हो जाएगी, वो चीज़ें नहीं हो पाई। ठीक है, तो दिस वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम वी हैव सीन। ये देखिए यहां पर क्या चीज़ बताई इसने, नीड फॉर रिफॉर्म्स। अब ऐसा क्यों हुआ, जैसा भी मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया, जैसा मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया, उसी चीज़ को हम वापस एक बार रिपीट कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर थे वो काफ़ी एक्सीड हो गए थे हमारे रेवेन्यू से। मतलब हमारी इनकम जो थी, हमारी इनकम तो कम हो गई थी और जो हमारे एक्सपेंस थे, हमारे एक्सपेंस बढ़ चुके थे। अब इसका क्या नुकसान हुआ कि 1991 तक आते आते जब हमारी इनकम खत्म हो गई, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए, तो जो हमने उधारी ली थी, हमारी जो मतलब हमारा जो एक तरीके का लोन था, वो लोन भी बढ़ता गया और इतना बढ़ गया कि अब उसको हम चुकाने में, मतलब वी वर नॉट एबल टू रीपे दैट, और हमारे इससे इंपोर्ट पे ही फर्क पड़ा। उन्होंने हमें पेमेंट करना बंद कर दिया, उधार देने से मना कर दिया। और ये प्रॉब्लम हमारे लिए सामने, मतलब हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस कारण से हमने फ्रेम की एक नई पॉलिसी, जिसको हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहा, नेप। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, NEP। अब इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए, तो पहली चीज देखते हैं। ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, इसमें हमने कुछ मेजरमेंट्स को और कुछ चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ने 1991 में। और इस पॉलिसी के अंदर हमने क्या देखा, सबसे पहले कि कैसे नई इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाए, इसके लिए इस चीज को भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वी विल फॉलो, न्यू ट्रेड पॉलिसीज वी विल फॉलो, कि कितना इंपोर्ट कितना एक्सपोर्ट, किस चीज का इंपोर्ट किस चीज का एक्सपोर्ट। इसके अलावा फिजिकल रिफॉर्मेशंस, टैक्सेशन किस तरह से रिफॉर्म किए जाएं सो दैट वी कैन गेट मोर टैक्स अमाउंट। फिर मॉनेटरी करें रिफॉर्मेशंस की, मतलब बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा सा देखा जाए कि बैंकिंग सेक्टर में और कहाँ, देखो होता क्या है, याद रखें, जैसे बैंक है, आपने हालांकि पढ़ रखा है मनी एंड क्रेडिट वाली में, आपको मैंने बताया है कि बैंक अगर अपना लोन, अगर लोन अपना उसका इंटरेस्ट रेट जो है अगर वो बढ़ा देता है तो लोन कम बिकता है, मतलब लोन कम जाता है। और अगर इंटरेस्ट रेट वो अपनी कम कर लेता है तो ज्यादा लोग लोन लेना पसंद करते हैं। ज्यादा लोग लोन लेंगे, इसका मतलब है लोगों के पास में ज्यादा पैसा आएगा। जब लोगों के पास में ज्यादा पैसा है तो दे विल एक्सपेंस इट, मतलब वो कहीं ना कहीं उसको खर्च करेंगे, और जब खर्च करेंगे उस पैसे को तो बाजार में पैसा ज्यादा आ जाएगा, चीजें महंगी हो जाएगी। ठीक है, और अगर लोन का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो कम लोग लोन लेंगे, जिसको बहुत ही ज्यादा जरूरत है वो लोग लेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, बाजार में जो पैसा है वो नहीं आएगा। ठीक है, लिमिटेड होगा वो, तो लोग सोच समझ के पैसा खर्च कर रहे होंगे। ऐसे में आप सोचो सबको EMI पर चीजें अवेलेबल करानी शुरू कर दें तो सारे लोग वो चीजें ले लेंगे, बाद में अल्टीमेटली उनको चुकाना भी होगा। तो ऐसे में यहां पर बैंक और मनी के सर्कुलेशन को भी वापस से रिफॉर्मेशन करने की कोशिश की गई। साथ ही साथ कैपिटल मार्केट रिफॉर्मेशन, अब यहां पर जो शेयर मार्केट था उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया, उसको आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। पहले वो चीज़ इतनी कॉमन नहीं थी, आज आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है ये चीज़ें। और उस टाइम पर इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, रीज़न था लोगों, मतलब इन्वेस्ट नहीं होता था वहाँ पे, लोग ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते थे। तो इस चीज़ को भी इंट्रोड्यूस किया गया एंड लोगों को अवेयर किया गया अबाउट इट, एंड सो मेनी पीपल इंगेज्ड इन दैट। ठीक है, तो व्हाट रिफॉर्मेशन वी हैव डन, तो in the year 1991 we have introduced a new economic policy, and in that we have introduced some things like we have initiated new industrial policy, we have initiated new trade policy, fiscal reformation, monetary reformation, capital market reformation, and etc. So this is how we have created a new economic policy in the year 1991, and we have still following that same one. Okay, now what main strategies were there in NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज में क्या स्ट्रेटजीज थी, इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, समझें इसको। सबसे पहले इसमें बात करते हैं लिबरलाइजेशन की। देखो इन तीनों वर्ड्स को समझ लेते हो अगर आप, वैसे तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं तीनों ही, इन तीनों वर्ड्स को समझते ही एक चीज तो क्लियर हो जाएगी कि ऑलमोस्ट वी विल रिच टू द राइट डेफिनेशन। देखो द फर्स्ट वन इज लिबरलाइजेशन, लिबरल होना मतलब फ्री होना, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट मतलब
जो सरकार के कंट्रोल में ना हो, कंट्रोल नहीं बोलना चाहिए, जो सरकार के अंडर ना आते हो, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल मतलब ग्लोबल लेवल पे अलग पूरे वर्ल्ड के हर एक नेशन को कनेक्ट करते हुए। तो इसमें हुआ क्या, सबसे पहले अगर अपन लिबरलाइजेशन की बात करते हैं तो पहले क्या होता था, गवर्नमेंट काफी ज्यादा इस चीज को लेकर के सीरियस होती थी कि कोई भी बिजनेस जो हो वो उनके अंडर में ही होना चाहिए। बट हुआ क्या उसके बाद में, गवर्नमेंट जब ये पता लगा पाई कि बिजनेस, हमारी जो पॉलिसीज हैं काफी हार्ड हैं, दैट इज व्हाई लोग आर नॉट इंटरेस्टेड और दे आर नॉट मोटिवेटेड टू डू बिजनेसेस, तो दे हैव स्टार्टेड कि उन्होंने जो पॉलिसीज हैं उसको थोड़ा सा उसमें रिलैक्सेशन दिया। उन्होंने जो लाइसेंस बनने की प्रोबेबिलिटीज थी, जो लाइसेंस बनते थे पहले बहुत ही टफ टास्क होता था, उसको ईजी किया, ठीक है। तो जो भी पॉलिसीज थी, जो गवर्नमेंट की हार्ड पॉलिसीज थी, उसको इन्होंने काफी इजी कर दिया सो दैट दे कैन इनवाइट द पीपल कि दे कैन स्टार्ट अ न्यू बिजनेस या न्यू इंडस्ट्री। तो लिबरलाइजेशन वाज अ प्रोसेस just to remove the unnecessary restrictions. That's quite simple ना, कि आप unnecessary restrictions को आप remove कर दो so that ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हों। जब ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, लोगों के साथ में मतलब अपॉर्चुनिटीज आएंगी उनके पास में। सो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था और लाइसेंस बनाना, कोटास, परमिशन, रेगुलेशंस, इन सब प्रोसेस को काफ़ी इजी कर दिया था। जो पहले गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल होता था, नाउ इट वाज द टाइम जब ये सारी की सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई कि भैया ठीक है, आप फ्री हैं, आप जैसा बिजनेस करना चाहें वैसा करें, बट लीगल चीज़ों का, इलीगल चीज़ों का नहीं। लिबरलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने अपॉर्चुनिटी दे दी लोगों को कि आप इलीगल चीज़ों को भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दो, मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दो, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन क्या, लिबरलाइजेशन वाज अ प्रोसेस इन विच गवर्नमेंट रिमूव्ड देयर अननेसेसरी और नीडेड रेस्ट्रिक्शंस और बैरियर्स, ठीक है, सो दैट पीपल कैन बी मोर इंटरेस्टेड टू डू बिजनेस विद इन द कंट्री, ठीक है। वो बाहर ना जाएं, उनको अपनी कंट्री में ही, अपने देश में ही काम करने का मौका मिले और वो मोटिवेटेड रहें, सबसे बड़ी चीज। तो लिबरलाइजेशन समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स अप्रोच टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। सेम ये भी वैसा ही है। प्राइवेटाइजेशन क्या था कि गवर्नमेंट ने पहले क्या कर रखे थे, मेजरली जितने भी डिपार्टमेंट्स होते थे, मेजर प्रॉफिट मेकिंग जितनी इंडस्ट्रीज थी, उन सबको इन्होंने क्या किया, अपने अंडर में रखा सो दैट सारा का सारा प्रॉफिट इनके हाथ में आ सके। बट वो जैसे ही अपने पास में उन्होंने रखा, उन्होंने कई सारी चीज़ें लाइक क्वालिटी पे वो कॉम्प्रोमाइज़ करने लग गए, काम टाइम पर नहीं होता था, कई चीज़ें ऐसी हुई। तो नाउ गवर्नमेंट स्टार्टेड सम न्यू इनिशिएटिव के अब ये चीज़ें हम क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने जो शेयर्स हैं, शेयर मतलब अपना जो पार्टिसिपेशन है अलग अलग फैक्टर्स पे, वो किसको दे देंगे, हम प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लियरली क्या किया, अपने जो राइट्स थे अलग अलग इंडस्ट्रीज पे, उसको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में शेयर करना उन्होंने शुरू कर दिया। ऐसे समझो सिंपल भाषा में, गवर्नमेंट के पास जो भी डिपार्टमेंट्स थे, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस थे, कोई भी ऐसा सेक्टर था, उसको उसके राइट्स मतलब अब दे आर, गवर्नमेंट एक्चुअली क्या कर रही है, दे आर इंटरेस्टेड टू शेयर देयर पार्ट विद प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, कि वो अपने उस पार्ट को शेयर करना चाह रहे हैं, अपने उस फैक्टर को वो शेयर करना चाह रहे हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी। गवर्नमेंट अपने सारे राइट्स अपने पास ना रख के प्राइवेट सेक्टर्स को भी वो राइट शेयर कर रही है, तो इसी को प्राइवेटाइजेशन कहा गया, ठीक है। सिंपल था कि इसमें क्या था, एसोसिएट किया गया, लिबरलाइजेशन से ही जुड़ा हुआ है। नाउ द प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो अलाउड टू डू द थिंग्स विच वॉज अर्लियर रिजर्व फॉर द गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर का मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर में पहले से जो राइट्स रिजर्व थे, नाउ गवर्नमेंट इज शेयरिंग और गवर्नमेंट अलाउइंग देम कि ठीक है भाई, तुम करो, तुम भी बिजनेस करो। जैसे टेलीकॉम सेक्टर, एयरवेज सेक्टर, ये इसके अच्छे एग्जांपल हैं, ठीक है। नाउ ग्लोबलाइजेशन जो चैप्टर है हमारा, कि ग्लोबलाइजेशन मीन्स द फ्री इंटरेक्शन विथ आवर इकोनॉमी विथ वर्ल्ड इकोनॉमी। It means free flow of trade and capital, movement of person across the border under the policy of globalization. Each nation must keep its door open to the rest of the world. कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब जब आप अपने लोगों को, अपने ट्रेड को, अपने कमोडिटीज को एक्सचेंज करो दूसरों के साथ भी, इवन लोगों को मौका दो, जितने भी वर्ल्ड में नेशन है उन्हें मौका दो कि वो भी आपके यहां पर आके बिजनेस कर सकें। दिस इज द पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लेट्स सी वन मोर डेफिनेशन, कि ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन अमंग द पीपल, कंपनीज, गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड।
ओके क्या है कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप इंटरेक्शन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग कंपनीज के साथ, अलग अलग गवर्नमेंट के साथ वर्ल्ड वाइड। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे आप सबके साथ में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, यू गेट द अपॉर्चुनिटी एंड यू डू बिजनेसेस। अब हुआ क्या, जब ग्लोबलाइजेशन यहां आया तो इससे हमें किन किन चीजों में प्रमोशन मिला, क्या क्या चीजों के अंदर हमें फैसिलिटेट किया गया। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें बढ़ोतरी हुई। द फर्स्ट थिंग वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप इट, दैट वाज टेक्नोलॉजी। जब ग्लोबलाइजेशन हमारे यहां आया तो सबसे तेजी से जो चीज डेवलप हुई वो हुई हमारी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन आप कह सकते हो। इन चीजों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई। ठीक है, जब ग्लोबलाइजेशन आएगा तो फॉर श्योर जो आपके यहाँ पर चीजें हैं, आपके यहाँ पे जैसे हमने कहा टेलीकॉम, जो टेलीकॉम है मतलब हमारे यहाँ पे जो कम्युनिकेशन का वे है, चाहे आप मोबाइल ले लें, इंटरनेट ले लें, तो इनके थ्रू क्या होता है, ये पहले हमारे यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड थे। हालांकि जो भी जितने भी रिसोर्सेज है हमारे वो काफ़ी लिमिटेड थे, लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन के थ्रू कंपटीशन यहाँ आया, कंपटीशन कैसे आया, लाइक बहुत सारी फॉरेन कंपनीज हमारे यहाँ आके सर्विस देने को इंटरेस्टेड थी। तो जब वो यहाँ आई तो पहली चीज़ क्या हुई कि जो भी इंडियन ब्रांड्स थे या इंडियन ऑर्गेनाइजेशन था, उन्होंने अपनी सर्विसेज को सुधारा, इवन उनसे इंस्पिरेशन ली, उनकी नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया। आज आप देखिए 4G 5G इट्स कॉमन, काफ़ी कॉमन है। बट अगर थोड़ा से आप 10 साल पीछे चले जाएं या 5 साल भी पीछे चले जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इट वॉज नॉट सो ईजी, इतना आसान नहीं था। आज आप देखिए, आप पढ़ भी कैसे रहे हो, आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो। दिस इज द रीजन कि आज आईटी सेक्टर ने इतना डेवलपमेंट कर लिया है कि उसको शायद हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब अगर आपके पास में फ़ोन ना हो, लैपटॉप ना हो, तो आपको लगता है शायद आज दिन में कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, बहुत अजीब सा आपको फील होता है। वी हैव बिकम द हैबिचुअल ऑफ इट एंड दिस इज द रीजन कि ग्लोबलाइजेशन जब इस तरह की चीज़ें लेकर आता है, डेवलपमेंट वो लेकर आता है, तो उसके साथ में ये चीज़ें भी इंप्रूव होती हैं हमारी, कि लोगों को मौका मिलता है कि और ज़्यादा अच्छा बेहतर वो कुछ डेवलप कर सकते हैं। चाहे ईमेल की बात करें, चाहे वॉइस मेल की बात करें, इंटरनेट की बात करें, टेलीफोन, टेलीग्राफ या फिर फैक्स। हालांकि फैक्स वगैरह तो आजकल कोई यूज़ नहीं करता, टेलीग्राफ भी यूज़ होना बंद हो गया है। तो नाउ चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई है। ठीक है, तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई। दूसरा, फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसमें हम थोड़े से लिबरल हुए, हमने मौका दिया, हमने लोगों को मौका दिया कि यू कैन कम हियर एंड यू कैन डू बिजनेस, कि आप यहाँ आएँ और यहाँ बिजनेस करें। अब कोई भी कंपनी अगर यहाँ आएगी और बिजनेस करेगी तो फॉर श्योर उनको फ़ायदा और नुकसान क्या, उनको फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा कि उनके लिए अब और नए कस्टमर्स बनेंगे, नए कंज्यूमर्स बनेंगे। ऐसे में उन लोगों की जो सेल होगी वो बढ़ेगी, और हमें क्या फ़ायदा होगा कि जब वो यहाँ आएंगे बिजनेस करने तो हमारे साथ में क्या होगा, वो अपने साथ में पैसा लेकर आएंगे। कौन सा, किस फॉर्म में, वो लेकर आएंगे फॉरेन करेंसी की फॉर्म में। तो ऐसे में वो जो फॉरेन करेंसी है जिसकी हमें कमी है, वो चीज़ हमारे यहाँ बढ़ेगी, और इवन हमें मार्केट के अंदर कंपटीशन देखने को मिलेगा, जिसका सीधा सीधा बेनिफिट किसको मिलता है, कंज्यूमर्स को मिलता है। तो ऐसे में जब हम लिबरल हुए किस चीज़ को लेकर के, फॉरेन ट्रेड को एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, सो ग्लोबलाइजेशन हैज गिवन द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन दैट एंड इट वाज क्वाइट ईजी एंड क्वाइट गुड एक्चुअली, कि आप जब फॉरेन ट्रेड करते हैं, जब आप उसमें थोड़े लिबरल होते हैं, जब आप मौका देते हैं फॉरेन कंपनीज को, तो दे कम विथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। गॉट इट? सो दिस इज हाउ वी हैव सीन, एंड बैरियर हमने हटाए थे 1991 में, ये तुम जानते हो। इसके अलावा हम नहीं भी चाह रहे थे, बट उसमें एक प्रॉब्लम ये भी थी कि वी वर द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WTO, ANO, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो इन ऑर्गेनाइजेशन का हम पार्ट थे, हमें इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ रहा था। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड ट्रेड को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं या जिनके पास में चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं जो उनके पास में होनी चाहिए, तो ऐसे में ये ऑर्गेनाइजेशन उनकी मदद करता है। तो अगर हम इसकी बात नहीं मानते, अगर हम उसको एक तरीके से डिसग्रेस कर सकते थे कि आप जो कह रहे हो हम नहीं मानेंगे, हम अलाउ नहीं करेंगे लोगों को, तो काफ़ी हमें भी नुकसान हो सकता था। तो WTO का भी प्रेशर था हम पे, उन्होंने भी कहा कि भैया तुम्हें अलाउ करना पड़ेगा लोगों को, इवन आप भी जाएं, आप भी अपनी कमोडिटीज़ एक्सचेंज करें और लोगों को भी मौका दें। तो उसके प्रेशराइजेशन में भी वी हैव अडॉप्टेड सच थिंग। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई, क्या क्या इंपैक्ट पड़ा। पहला इंपैक्ट टेक्नोलॉजी का इंप्रूव हुआ, दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, फॉरेन ट्रेड किया हमने, एज वेल एज हमने ये जो चीज़ें अडॉप्ट की, कुछ तो हमारी खुद का इंटरेस्ट था और कुछ हमारे ऊपर इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस का प्रेशर था। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट थिंग,
नाउ लेट्स सी द इंपैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. वी विल डिस्कस पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ. सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव इंपैक्ट की. कोई भी चीज जब आती है तो अपने साथ में पॉजिटिविटी के साथ साथ नेगेटिविटी भी आती है. स्पाइडरमैन का डायलॉग याद आ रहा है मुझे कि बड़ी से बड़ी ताकत आपको बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियां लेकर देती है या लेकर आती है. ऐसा ही था कुछ. ठीक है, कमेंट में बता देना कैसा था, गलत बोला हो तो ये बड़ी जिम्मेदारी थी हमारे लिए कि ग्लोबलाइजेशन आप लोगों को मौका दे रहे हो. पहले भी एक बार मौका दिया था हमने जब हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए थे, तो मौका तो उस टाइम भी दिया था. तो जिम्मेदारी अब क्या थी कि उसको कंट्रोल रखें. ठीक है, तो पावर तो आ रही है फॉर श्योर, लेकिन उसके साथ में जिम्मेदारी बड़ी आ रही है कि भैया तुम्हारे सर पे ना बैठ जाए वापस से. तो पहला पॉजिटिव बात कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के आने से क्या क्या इंपैक्ट पड़ा. तो पॉजिटिवली पहली चीज, वी गॉट द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स. पहले एक ही चीज होती थी, अब हमारे पास में कई सारे ऑप्शंस हैं. वी गॉट द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट. अब हर एक सेक्टर का प्रोडक्ट हो, चाहे हेल्थ सेक्टर का हो, चाहे आपके कोई जो भी चीज़ें आप कंज्यूम कर रहे हो, घर के अंदर यूज़ कर रहे हो, प्लास्टिक मटेरियल्स हैं या फिर कोई भी दूसरा मटेरियल है, घर में आप मतलब सजाने की कोई डेकोरेटिव आइटम्स हैं, कुछ भी चीज़, टेक्नोलॉजी है, एसी, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स एंड ऑल, सारी चीज़ों के अंदर वैरायटी ऑफ फूड और टेक्नोलॉजी एडवांस डे बाई डे. जब फॉरेन कंपनीज आपके यहाँ आती है तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होता है. अलग अलग मार्केट में आपको अलग अलग अच्छी अच्छी कंपनी दिखती है. सोसाइटी के अंदर थोड़ा डेवलपमेंट दिखना शुरू होता है. जो गांव है वो शहरों में कन्वर्ट होते हैं और शहर थोड़े ज़्यादा एडवांस हो जाते हैं. तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ता है क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है. तो वो कंपनीज क्या करती हैं, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के कारण थोड़ा जो हुलिया है उसको बेहतर करती हैं. ठीक है, इसके अलावा हमारे यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन को जब इनवाइट हम करते हैं, ग्लोबलाइजेशन हमारे यहाँ आता है जब, तो फॉरेन इंडियन कंपनीज को भी मौका मिलता है कि वो विदेशों में जाके बिजनेस कर सके, इवन वो compete कर सके, उनसे इंस्पिरेशन लेके अपने आप में बदलाव कर सके. ठीक है, तो इंडियन कंपनी को भी बूस्ट मिलता है, वो विदेशों में जाकर के बिजनेस करती हैं और कई बार ऐसा भी होता है दे गॉट द चांस टू कम्पीट विथ फॉरेन कंपनीज. ठीक है, ऐसा भी होता है. नेक्स्ट है कि हमारे यहाँ पे सर्विस सेक्टर जो होता है वो बूस्टअप होता है. सर्विस सेक्टर को भी मौका मिलता है कि ज़्यादा वो वर्क कर सकें. कैसे, जब कोई कंपनी आएगी तो सारा काम वो अपने अकेले नहीं कर सकती या विदेशों से लोगों को हायर नहीं करेगी, उसको यहीं से लोगों को हायर करना पड़ेगा. तो इससे हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाती है. इवन हमारे सर्विस सेक्टर को इंप्रूवमेंट मिलता है. जो लोग सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है. इन सारी कंपनीज़ के अंदर वही लोग तो काम करेंगे जो इंडिया से रिलेटेड है. तो ऐसे में सर्विस सेक्टर भी हमारा बूस्ट होता है. ठीक है, नेक्स्ट थिंग, फॉरेन करेंसी एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. एज आई टोल्ड यू कि जब कंपनी यहाँ पर बिजनेस करने आएगी तो अपने साथ में फॉरेन करेंसी लेकर आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमारे यहाँ डायरेक्ट आएगा. ठीक है, तो फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ पे, जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं किसी कंट्री के साथ में, तो दैट कंट्री जो कि बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड है हमारे साथ, तो वो जब यहाँ आती है तो वो अपने साथ में पैसा लेकर आती है, अपना आइडिया लेकर आती है, अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आती है. साथ ही साथ जब हमारे यहाँ पर वो बिजनेस करने आएगी तो उनकी जो करेंसी है उस करेंसी में हम लोग डील करेंगे. ठीक है, और वो हमारे यहाँ से जब पैसा लेके जाएगी तो हमारी करेंसी उनके पास जाएगी, नो डाउट. तो हाँ ठीक है, मान लेते हैं हमारी करेंसी उनके पास जा रही है तो सही नहीं है, बट वो यहाँ पर जब आ रही है तो अपना पैसा हमारे यहाँ एक्सचेंज कराएगी, हमारे जो रिजर्व्स हैं वो बढ़ेंगे. ठीक है, और इन्वेस्टमेंट भी होगा हमारे यहाँ. सोचिए कोई कंपनी है, चाहे कार बनाने वाली कंपनी मान लेते हैं, तो वो ऐसा नहीं कि सारी की सारी कार अपने देश में मैन्युफैक्चर कर रही है फिर यहाँ के बेच रही हो, वो यहाँ पर आके प्लांट लगाएगी अपना. तो वो जो प्लांट लगा रही है ना, उसमें वही लोहा भी लगेगा, बिल्डिंग मटेरियल भी लगेगा और बनाने वाले मजदूर भी होंगे. तो इनसे क्या होगा, वो सारा का सारा पैसा एक तरीके से इन्वेस्ट हुआ है, वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ इन्वेस्ट की है. तो इसी को हमने क्या कहा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, डायरेक्ट वो पैसा खर्च करेंगे फॉर मेकिंग द सेटअप. ठीक है, नेक्स्ट इज ग्लोबल फॉर्म ऑफ मॉडर्न बिजनेस. ये हमारा क्या है, ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है, हमें मौका मिला है दैट वी कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन एट, मतलब आप कह सकते हो ग्लोबल लेवल पे आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा. और जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेसेस हैं आज, जिस तरीके से आज आप समझिए ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म बन गया है, चाहे किसी भी ब्रांड की बात कर लें, अमेजॉन की बात कर लें, फ्लिपकार्ट की बात कर लें, ऐसे कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आपको मौका देते हैं दैट यू कैन डू बिजनेस. तो ऐसे में आपके पास में नाउ वी हैव द ग्लोबल फॉर्म कि आप इंडिया में मैन्युफैक्चर करो कुछ चीज़ को और आप विदेशों में भेज सकते हो. तो ये मॉडर्न बिजनेस का टाइप है. ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो शायद हमारी गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं करती कि विदेशों में भी आप बिजनेस कर सकें. ठीक है, ईबे के नाम से एक वेबसाइट है जो आपको अलाउ करती है कि आप जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसको सीधे विदेशों में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो. काफ़ी बहुत ऑप्शंस हैं. साथ ही साथ कंपटीशन बढ़ा, और जानते हो तुम पॉजिटिव कंपटीशन गिव्स यू द प्रॉफिट. कंपटीशन अगर बढ़ता है तो आपको प्रॉफिट देता ही देता है. सोचिए, जैसे इमेजिन कीजिए कोई 10 रुपए की एक चीज थी, ए बी सी एंड डी,
₹10 की है। एक लंबे टाइम से क्या हो रहा था, एक लंबे टाइम से केवल जो ए ऑप्शन था हमारे सामने वो था, और इसमें क्वांटिटी कम होती थी, क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती थी, बट वी वर एक्चुअली वी डोंट हैव द ऑप्शन, दैट इज वाई हम किस में जाते थे, ए के साथ ही जाते थे। लेकिन अब हमारे पास में ये ऑप्शंस और आ गए, तो नाउ व्हाट विल हैपन कि लोग मूव करेंगे इन ऑप्शंस के साथ, और जब मूव करेंगे तो अल्टीमेटली ऑप्शन ए को इंप्रूव करना ही पड़ेगा। अगर इंप्रूव नहीं करेगी तो ये इसका जो एक आप कह सकते हो ना, मार्केट से ये साफ हो जाएंगे लोग। तो बी, सी और ये जो डी है, इनको अपने आप में कांस्टेंट रहना पड़ेगा, लगातार अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि अचानक से बी बोले कि नहीं ये चीज तो मैं 20 रुपए में बेचूंगा, भैया और कंपटीशन है और दूसरी कंपनीज है, आपको नहीं खरीद के इनसे खरीदेंगे हम। तो ऐसे में क्या होता है, जब कंपटीशन होता है और अगर आप इसने मतलब एक पॉजिटिव कंपटीशन है और आप पॉजिटिव कंपटीशन को दिमाग में रखते हुए काम करते हैं, तो फॉर श्योर होता क्या है, ऐसे में फायदा ये होता है कि कंपटीशन बढ़ने से क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी बढ़ता है, साथ ही साथ इसका सीधा बेनिफिट मिलता है कंज्यूमर्स को। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि कंपटीशन बढ़ना जरूरी है। और कंपटीशन कब बढ़ा, जब हमारे सामने ग्लोबलाइजेशन आया। नाउ दीज वर द 7 डिफरेंट पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जिसके जो कब हुए हैं, ग्लोबलाइजेशन के आने से हुए हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स। पहली चीज याद रखें, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ज्यादा हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स कम हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट्स इसलिए हैं क्योंकि कुछ तो मेजर हैं, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे इंडियन ब्रांड्स तो इतना हमें अर्न करके देते ही नहीं है कि हम इसको चैलेंज मान सकें। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन वैसे ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा होता है, बट फिर भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स कई बार आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए। तो पहला है इसमें कि यहाँ पे वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। देखिए कैसे वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है, कई सारे तरीके मान सकते हैं अपन। पहली चीज तो ऐसे मानो कि जब वर्कर यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, कोई भी वर्कर है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं, उनकी पॉलिसी अपने हिसाब से होती है, गवर्नमेंट कंडीशंस के हिसाब से होती है। ऐसे समझो आप, अगर बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊं मैं, कि अगर आप किसी विदेशी कंपनी में काम कर रहे हो तो उनकी काम करने का स्ट्रेटजी, उनके काम करने का पॉलिसी, वो सब उनके देश के हिसाब से होगा, वो आपके हिसाब से चेंज नहीं करेंगे, या उनको जो ठीक लगता होगा उस चीज़ को फॉलो करेंगे। जैसे हमने कहा कि हमारे यहाँ इंडियन कोई कंपनी है, उसमें आप काम कर रहे हो, तो दिवाली की 5-6 दिन की छुट्टी आएगी और जो भी आपके जितने भी त्यौहार हैं उन सब की छुट्टी आएगी। बट अगर कोई फॉरेन ब्रांड है तो वाई दे विल गिव यू द लीव्स, वो क्यों आपको छुट्टियां देंगे, क्योंकि उनका तो विलिंग ही नहीं उससे। तो ऐसे में यहाँ पे वर्कर्स हैं, उनके काम करने के तरीके कुछ अलग होते हैं, उनकी पॉलिसीज कुछ अलग होती है, साथ ही साथ उनकी स्ट्रेटजी प्रॉफिट मेकिंग होती है, क्योंकि वो कंपनियां आई प्रॉफिट कमाने के लिए है। तो दे हैड द माइंड सेटअप कि हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, हमारे यहाँ से ड्रेन करना है वेल्थ को। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जितने भी वर्कर्स होते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। साथ ही एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज्यादा फोकस किया ही नहीं जाता। कोई भी कंपनी यहाँ आएगी तो वो आकर के खुद तो खेतों में खेतीबाड़ी करेगी नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो इंगेज कर लेती है या तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से या सेकेंडरी सेक्टर से। तो जब ग्लोबलाइजेशन आ जाता है तो ग्लोबलाइजेशन के बाद में सारे लोग एग्रीकल्चर से दूर हो जाते हैं, तो हमारे यहाँ पर इंप्रूवमेंट होता ही नहीं है। ग्लोबलाइजेशन का और एग्रीकल्चर का केवल इतना सा एक मतलब रिलेशन है कि एग्रीकल्चर टेक्निक्स आपको मिल सकती है जो विदेशों में चल रही है, बाकी और ज्यादा कुछ आपको इसमें देखने को मिलता नहीं है जो काफी ज्यादा चेंज हो। नो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, फिर आगे चल के पॉवर्टी, आप इससे सोचें कि गरीबी को आप दूर कर सकते हैं, तो गरीबी दूर नहीं होगी। कंपटीशन बढ़ेगा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो कितनी कंपनीज यहाँ आ जाएं काम करें, नहीं होगा। इससे एक नुकसान और है कि जो लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जैसे नेक्स्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कंपटीशन आने के कारण, मशीन मेड गुड्स के आने के कारण ये इंडस्ट्रीज क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। इससे लोग जो जिनका बिजनेसेस पहले से ही नहीं चल रहा है, तो ऐसे में उनको और ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। कंपटीशन बढ़ने से इस तरह की जो इंडस्ट्रीज में इंगेज्ड हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में, या हमारे जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं उनसे जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है ग्लोबलाइजेशन के आने से। कंपनीज क्योंकि मशीन मेड गुड्स हैं, उनको क्या फर्क पड़ेगा कि 10 रुपए का बेच रहे हो कि 100 रुपए का बेच रहे हो, वो चीज तो मशीन बना रही है। ठीक है, और ऐसे सोचो कहीं पर एक कारखाना था, वहां 100 लोग काम कर रहे थे, आज एक ग्लोबलाइजेशन के कारण मशीन और टेक्नोलॉजी वहां आ गई, अब उस मशीन के थ्रू ही सारा काम हो जाता है, 100 लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो वो वाली चीज भी हमें यहाँ पर फेस करनी पड़ती है। ठीक है, कोई सर्टेनिटी नहीं है एम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि मशीन कभी भी उनको रिप्लेस कर सकती है। तो इन सब चीजों के कारण से हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने केवल पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं दिए हैं, नेगेटिव इंपैक्ट्स भी वी हैव सीन। ठीक है, हमें नेगेटिव इंपैक्ट्स भी देखने को मिलते हैं।
आज के लिए अपन इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि शायद इसका मैक्सिमम पार्ट कवर कर लें, क्योंकि इस पे ज़्यादा टाइम लगाना बनता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, और इस पे ज़्यादा टाइम लगाओगे तो नुकसान अपना ही है, क्योंकि हमें कोर्स एनटीएससी के पहले ख़त्म करना है। पैरेलल आपके हमने रिवीजन क्लासेस चला रखी हैं, उन रिवीजन क्लासेस को देखिए, बहुत ज़रूरी है। क्यों? एनटीएससी क्रैक करना है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो रिवीजन क्लासेस हैं वो देखें आप। प्रीवियस हमारे जो लेक्चर चल रहे हैं कॉन्टिन्यूसली पैरेलल, उनको भी आपको देखना जरूरी है, कहीं प्रॉब्लम आए तो पूछना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, वी विल डिस्कस इट मोर टुमारो। थैंक यू सो मच।